तो वंस अगेन एक बार फिर से स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बिहार और यूपी पैरामेडिकल 2021 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। बच्चों इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में टोटल 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, यानी आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी। बस आप लोग को अंत तक क्लास को देखना है। तो कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप नहीं करेगा, इस क्लास को स्किप नहीं करेगा। आपको क्लास जो है कंटिन्यू तक देखना है, तभी आप लोग बच्चों एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा जीके वाले सेक्शन में, है ना। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों यदि अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको क्लास का नोट्स, एग्जाम रेलेवेंट जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, 21 दिसंबर 1946 ईस्वी। जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि संविधान को संपूर्ण तरीके से लागू कब किया गया, बताइए। तो संविधान को संपूर्ण तरीके से कब लागू किया गया? हाँ जी, संविधान को संपूर्ण तरीके से कब लागू किया गया था बच्चों? तो ये याद रखिएगा कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को संपूर्ण तरीके से लागू कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर वीएन राव जी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पे। हाँ जी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे यहाँ से ऑप्शंस के बारे में। जैसे BN राव जी जो हैं, डॉक्टर BM राव, ये कौन थे? ये संवैधानिक मुख्य सलाहकार थे, है ना। संवैधानिक मुख्य सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, संवैधानिक मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बच्चों? संवैधानिक मुख्य सलाहकार के रूप में डॉक्टर BM राव जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए अगर आपसे ये पूछे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछे तब क्या कीजिएगा, तब क्या जवाब दीजिएगा? स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब देखिए बात आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, याद रखिएगा। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? VN राव, JP कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर। जल्दी से जवाब दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। प्रारूप समिति यानी जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है बच्चों, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बच्चों? जल्दी से बता दीजिए।
तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी भीमराव अंबेडकर जी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अभी मैंने बताया था बच्चों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोग का आंसर सही है। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले मैंने बताया था संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया, यानी संविधान को कब फाइनली पास कर दिया संविधान सभा ने अंतिम रूप से? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949? जल्दी से बता दीजिए, संविधान सभा ने फाइनली जो है संविधान को कब पास कर दिया यानी पारित कर दिया? तो वेरी गुड, जवाब है ऑप्शन डी। वेरी गुड, यदि आप लोग का जवाब है ऑप्शन डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है, क्या याद रखना है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पास किया था, पारित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ? देखिए अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? बताइए जल्दी से। ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950? जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का आंसर सही है। हाँ जी, तो भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना? देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था, अब यहीं पे इसको गणतंत्र का रूप दे दिया गया, यानी भारत कब गणतंत्र बना, यानी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। तो भारत कब गणतंत्र बना था बच्चों? ये बना था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी आप लोग आंसर दे रहे हैं, देन आप लोग का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? यानी भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे कि भाग कितने हैं, वर्तमान समय में कुल भाग कितने हैं? जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए वर्तमान समय में भाग कितने हैं बच्चों? तो चलिए मैं बता देता हूँ, वर्तमान समय में भाग है बच्चों 25। अनुसूची कितनी है? शेड्यूल कितना है बच्चों? अनुसूची कितनी है वर्तमान समय में? तो ये अनुसूची 12 है। ठीक है, तो आपको यही बताना है बच्चों कि भारत के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, यानी मूल अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार या प्रस्तावना या संशोधन प्रक्रिया? जल्दी से जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी यदि आप लोग का आंसर है, देन आप लोग का आंसर सही है। तो याद रखना है भारतीय संविधान के प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? जल्दी से बता दीजिए। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 22 जुलाई 1950 ईस्वी को? बिल्कुल फास्ट। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोग का आंसर सही है। तो याद रखना है संविधान सभा ने सबसे पहले राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। ठीक है, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को।
अच्छा स्टूडेंट, एक अगर क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये सबसे पहले कहाँ गाया गया था और किस वर्ष गाया गया था? आप लोग बता सकते हैं भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये कहाँ और कब गाया गया था? तो बच्चों याद रखना है ये कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान गाया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन के दौरान इसको गाया गया था, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है। कितने मूल अधिकार हैं? जल्दी से बता दीजिए। फंडामेंटल राइट कितने हैं? जल्दी से बता दीजिए बच्चों। वर्तमान समय में मूल अधिकार यानी जिसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। जल्दी से बता दीजिए, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, कितनी है? 6 है ना। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले कितनी हुआ करती थी? 7 हुआ करती थी, ठीक है। तो एक को हटा दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये मैंने बताया भी था कि भाई संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। किस वर्ष हटाया गया था? 1978 ईस्वी को। कौन सा संविधान संशोधन था ये? जल्दी से बता दीजिए। संपत्ति का अधिकार जो कि 1978 ईस्वी में हटाया गया, ये संविधान के किस संशोधन के तहत हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संशोधन के तहत हटाया गया? तो वेरी गुड बच्चों, ये कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां। हाँ जी, 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया बच्चों 1978 ईस्वी में। इसको लिख लीजिएगा। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सी हैं? वर्तमान में वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? चलिए लिस्ट आ चुकी है, आप लोग देख लीजिए। पहला है समता का अधिकार, है ना, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 से किया गया है ना। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत किया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत किया गया है। और यहाँ पे छठा है, आखिरी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास इंटरेस्टिंग लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? अभी मैंने बताया था बच्चों, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। हाँ जी बिल्कुल जल्दी से। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो बच्चों 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 ईस्वी में हटा दिया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ जाता है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, ए और बी दोनों को, या संसद को? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल फास्ट। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो शाबाश, किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। हाँ जी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार माना गया है? ये किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? ऐसा किस अनुच्छेद के द्वारा ये बातें वर्णन की गई हैं कि भाई 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 22। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो याद रखना है
याद रखना है बच्चों, अनुच्छेद 21A के तहत जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार माना गया है। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, या मूल कर्तव्य, या सर्वोच्च न्यायालय? जल्दी से बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो कल्याणकारी देख रहे हो आप लोग, कल्याणकारी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जनता का कल्याण चाहने वाला राज्य। तो अब आप बता दीजिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो यह है बच्चों, आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो यह है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। ठीक है, हाँ। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, ये जो मूल अधिकार है ये किस देश की संविधान से ली गई है? मूल अधिकार ये किस देश की संविधान की अवधारणा से ली गई है? फंडामेंटल राइट, जिसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं। जल्दी से बताइए, मूल अधिकार ये किस देश की संविधान से अपने भारतीय संविधान में ऐड किया गया है? ये किस देश की संविधान से ली गई है? वेरी गुड, यूएसए, अमेरिका, है ना? हाँ जी। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व ये किस देश की संविधान से ली गई है? बता दीजिए। तो वेरी गुड, किस देश की संविधान से ली गई है? जल्दी बताइए। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व ये किस देश की संविधान से ली गई है बच्चों? वेरी गुड, तो ये लिया गया है आयरलैंड। याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में, यानी जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, ये किस देश की संविधान से ली गई है? तो वेरी गुड बच्चों, ये किस देश की संविधान से ली गई है? बताइए, मूल कर्तव्य यह किस देश की संविधान से ली गई है अपने भारतीय संविधान में? तो वेरी गुड, ये लिया गया है रूस से। ठीक, अब स्टूडेंट बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो आप लोग मुझे बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो किया गया है ये किस देश की संविधान से ली गई है? यानी भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ऐसा किस देश की संविधान की अवधारणा से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा ये किस देश की संविधान से ली गई है? तो बच्चों ये यूएसए से लिया गया है, यूएसए से। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस पूछा जा चुका है सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड। क्या पूछा गया था बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण कब हुआ? जल्दी से बता दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण कब हुआ था? मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछा था 2019 में। पहले मुझे ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना है 26 जनवरी 1950। और प्रश्न क्या पूछा था? सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कब से आरंभ किया? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। सर्वोच्च न्यायालय यानी जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इन्होंने अपना काम कब से आरंभ किया था? सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कब आरंभ किया था? जल्दी से बता दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कब आरंभ किया था? तो बच्चों याद रखना है, इसके 2 दिन बाद, यानी भारत जब गणतंत्र बना है ना, जिस दिन गणतंत्र हुआ, जिस दिन संविधान लागू हुआ, उसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कब आरंभ किया? तो 28 जनवरी 1950 के दिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, या फिर ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या फिर लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है ये। संविधान का जो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 40 है वो स्टेट को क्या डायरेक्शन देता है, क्या निर्देश देता है? जल्दी से बता दीजिए। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन करे, संविधान का अनुच्छेद 40वां कहता है ना। तो संविधान का अनुच्छेद 40वां जो है राज्यों को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन कीजिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? अभी मैंने बताया था बच्चों, मूल कर्तव्य की जो अवधारणा है वो किस देश की संविधान से ली गई है? बता दीजिए, रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। बिल्कुल फास्ट।
संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? बिल्कुल फास्ट आंसर देंगे। जी हाँ, वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी रूस, देन आप लोग का आंसर सही है। और बच्चों बात करें वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी बता दीजिए, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? याद रखना है 11 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ जाता है संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। अभी मैंने बताया है बच्चों, तो जल्दी से बता दीजिए संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में? वेरी गुड बच्चों, कितनी है? तो ये 11 है। और कौन कौन सी हैं ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप लोग बुक में देख के पढ़ सकते हो। तो आपको इतना याद रखना है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या वर्तमान में 11 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था, शामिल किया गया था? कौन सी समिति थी वो? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या देवराज अरस समिति? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। हाँ जी, बिल्कुल आंसर कीजिए। हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे, काफ़ी बच्चे आंसर नहीं करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है आंसर कीजिएगा, तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगा। हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो याद रखिएगा बच्चों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य है यानी मूल कर्तव्य है, इसको जोड़ा गया था। अब ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बता दीजिए जल्दी से, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बिल्कुल फास्ट। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बच्चों याद रखना है 1976 ईस्वी में। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था किस समिति के द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति जो है बच्चों किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में या मंत्रिमंडल में? जल्दी से आंसर कीजिएगा। हाँ जी, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए यानी संसद में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भारतीय संघ की शक्ति संसद और विधानमंडल के दोनों सदनों में निहित होती है। लेकिन यहाँ पे विधानमंडल दिया हुआ नहीं है, इसीलिए आंसर संसद ही होगा। ठीक है, तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि भाई संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? यानी संघ की कार्यपालिका, बोलिए, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है जी? तो वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं राष्ट्रपति, देन आप लोग का आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, अगर पूछे संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तब आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, और भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, तब आंसर संसद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक जो मंडल होता है इसमें कौन कौन शामिल होता है? ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधान सभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, या तीसरा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जल्दी बता दीजिए क्या आंसर होगा।
तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो बच्चों याद रखना है आपको कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उनका जो चुनाव होता है यानी वो निर्वाचित होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं एक निर्वाचक मंडल द्वारा। यानी ऐसे कह सकते हो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे राष्ट्रपति जी के बारे में, तो बच्चों राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? जल्दी से बता दीजिए, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? याद रखिएगा 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे यह बता दीजिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? जल्दी से, राष्ट्रपति के पद का वर्णन, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यानी ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा कहा गया है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान यानी वर्णन इस संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है बच्चों? तो आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 है ना, अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब ये बता दीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सबको मालूम होगा कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर्स का होता है, सभी बच्चों को मालूम होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस प्रक्रिया द्वारा? बता दीजिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, हाँ जी, उसके पद से हटाया जा सकता है, किस प्रक्रिया द्वारा? तो एक प्रक्रिया चलाई जाती है जिसको कहते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर, और ये महाभियोग की प्रक्रिया कौन चलाता है? संसद। तो इस संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है ना। और ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किस अनुच्छेद के अंतर्गत, प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो बच्चों यह है अनुच्छेद 61वां। अनुच्छेद 61वें के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया चलाकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई सीमा नहीं। जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और अभी मैंने बताया था। हाँ जी, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है बच्चों? तो ये 5 वर्ष की होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधियां अपनाई जाती है? कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है बच्चों? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या एकल संक्रमणीय, या प्रत्यक्ष मतदान, या उपरोक्त सभी? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए स्टूडेंट, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, या प्रत्यक्ष मतदान, या उपरोक्त सभी? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सभी विधियां जो है अपनाई जाती है, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है बच्चों? वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, या एपीजे अब्दुल कलाम? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी बता दीजिए बच्चों। निर्विरोध यानी बिना किसी विरोध के चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे बच्चों नीलम संजीवा रेड्डी जी। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है देन आप लोग का आंसर सही है। और ये भारत के कौन से नंबरवे के राष्ट्रपति थे? जल्दी से बता दीजिए। तो वेरी गुड बच्चों, कौन से नंबरवे के राष्ट्रपति थे? तो ये भारत के 6ठे नंबरवे के राष्ट्रपति थे। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप
संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया था राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया ये संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, यही प्रश्न पूछा है। तो जल्दी से बता दीजिए। पहला ऑप्शन दे दिया है लोकसभा और दूसरा ऑप्शन दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राज्यसभा, ठीक है, हाँ जी। दूसरा ऑप्शन मैं राज्यसभा दे दिया, तीसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ संसद के किसी भी सदन द्वारा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए। तीसरा ऑप्शन है संसद के किसी सदन द्वारा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा या संसद के किसी सदन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। कितने सदन होते हैं बच्चों? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और एक लोकसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, है ना। तो ये संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा जो है बच्चों महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए राज्यसभा जो होता है ये कैसा सदन होता है? बताइए तो, राज्यसभा कैसा सदन होता है? राज्यसभा कैसा सदन होता है? ये उच्च सदन होता है, उच्च सदन। इसको अपर हाउस भी कहते हैं हम लोग, अपर हाउस, ठीक है, हाँ जी, अपर हाउस भी कहते हैं। बात करेंगे लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा एक कैसा सदन है? ये एक निम्न सदन है, ठीक है बच्चों। ये कैसा सदन होता है? ये निम्न सदन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष या रक्षा मंत्री? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या इन सभी में? अभी बच्चों मैंने बताया था मैंने, संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होती है? जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। यदि आप लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, कुछ देर पहले मैंने बताया था कि संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? जल्दी बताइए। यानी बच्चों क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही मजेदार वाला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आज की क्लास में। तो यदि क्लास अच्छी लग रही हो बच्चों तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और इस चैनल पे आप लोग यदि नए हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी बता दीजिए स्टूडेंट। वेरी गुड। तो यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन सी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो याद रखना है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है या सभापति होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कई बार मैं बता चुका हूं और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के एग्जाम के लिए कि भाई राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। तो वेरी गुड, कौन होता है? हाँ जी, गुड। तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छे से। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जल्दी बता दीजिए। 12 सदस्य, 14 सदस्य, 15 या 2 सदस्य?
जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। अगर यहाँ पे लोकसभा रहता तब क्या आंसर देते हैं? यानी राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? बताइए बताइए जल्दी से। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को नॉमिनेट करते हैं? और ऑप्शन मैं दे देता हूं 2, 4, 5, 6। जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हाँ जी, तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ये 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये दोनों सदस्य कौन होते हैं बच्चों? एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन शब्द का मतलब क्या होता है? वैसे विदेशी जो भारत आकर बस गए हैं, किसी भी व्यापारिक पर्पज से, किसी भी बिजनेस के पर्पज से, या फिर किसी भी पदाधिकारी के रूप में अगर वो यहाँ पर आकर बस गए हैं, उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और ये दोनों सदस्य एंग्लो इंडियन होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? अभी बताया था ना बच्चों, संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें से राज्यसभा को ऊपरी सदन, उच्च सदन यानी अपर हाउस कहा जाता है ना? तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन को बच्चों कहा जाता है, यहाँ पे क्या आंसर होगा? राज्यसभा, है ना? तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। लिख लीजिए फिर से, इसको हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं, ऊपरी सदन भी कहते हैं, या फिर उच्च सदन तो हो ही गया, ऊपरी सदन हो ही गया, या फिर अपर हाउस भी कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ जी, तो याद रखिएगा राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है, यानी ऊपरी सदन कहते हैं इसको, और अपर हाउस भी कह सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बता दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, हमेशा याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और प्रधानमंत्री की बच्चों नियुक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये देश के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, यहाँ से जान लीजिए भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? तो बच्चों वेंकैया नायडू हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे, है ना बच्चों। और देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात हुई है, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे बच्चों? ये थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर इनका पूरा नाम था, है ना। और वर्तमान समय में कौन है? जल्दी से बता दीजिए बच्चों। तो वेरी गुड, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये है बच्चों ओम बिरला। यहाँ पर लिख लीजिएगा, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो ये है ओम बिरला। ठीक है, और अभी मैंने बताया था पहले भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सबसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर। इसको भी यहाँ पर लिख लीजिएगा, जीवी मावलंकर, है ना बच्चों। हाँ जी, चलिए बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के चीफ जस्टिस कौन है? बताइए जल्दी से। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं बच्चों एन.वी. रमन। एन.वी. रमन नाम याद रखना है। और ये देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? देश के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और बात करेंगे सबसे पहले, भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी से बता दीजिए, भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे बच्चों? तो याद रखना है, ये कौन थे? एच.जे. कनिया। एच.जे. कनिया ये जो थे, ये भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है
तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। मान लीजिए कोई भी प्रधानमंत्री है भाई, या फिर कोई भी अन्य मंत्री है, अगर वो सदन के सदस्य नहीं है तो उसे पद पर रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना ही होगा, बनना आवश्यक है। तो बता दीजिए 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 वर्ष। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। हाँ जी, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना ही होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 माह। 6 माह के जो अंदर है ना, 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना ही होगा। ठीक है, देखिए बच्चों बात आई है संसद की, तो संसद के कितने अंग होते हैं आप सभी जानते हैं। कितने अंग होते हैं संसद के, कितने अंग होते हैं आप सभी बच्चे जानते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि संसद के 1 वर्ष में कितने सत्र होते हैं। यह आपके पैरामेडिकल में आ रखा हुआ क्वेश्चन है। संसद के 1 वर्ष में कितने सत्र होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। संसद के 1 वर्ष में कितने सत्र होते हैं, बिल्कुल फास्ट। तो कितने सत्र होते हैं बच्चों? 3 सत्र होते हैं, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा। जल्दी से जवाब दीजिए बच्चों, जल्दी से। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखना है, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74वें तथा 75वें में किया गया है। याद रखिएगा, मंत्री परिषद का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 542, 545, 550 या 552। जल्दी से बता दीजिए लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, बता दीजिए जल्दी से। आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, पीएम 2019 का क्वेश्चन है। पैरामेडिकल 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपका जीके का क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। तो जल्दी से बता दीजिए लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है या फिर अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो बच्चों ये होती है 552। याद रखिएगा 552। ठीक है बच्चों, बात करेंगे वर्तमान के बारे में, तो जल्दी से बता दीजिए वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो वेरी गुड बच्चों, कितनी है? 545 है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। सॉरी, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ब्लर आ गया है। ठीक है बच्चों, बट मैंने पढ़कर बता दिया, आप लोग आंसर बताइए। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 238, 245, 250, 262। जल्दी से बताइएगा, हर एक स्टूडेंट बताएंगे। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बात करूंगा वर्तमान के बारे में, तो बता दीजिए वर्तमान में राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? ये तो हो गया अधिक से अधिक सीटों की संख्या, अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या 250 है। लेकिन वर्तमान समय में कुल कितनी सदस्यों की संख्याएं हैं बच्चों? तो वर्तमान में कितनी है याद रखना है। हाँ जी बताइए, वर्तमान में कितनी है? तो यह है 245। याद रखना है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यानी कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या राज्यसभा की समिति? ये मैं बताया था आप लोगों को क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। ऑप्शन बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? आया हुआ क्वेश्चन है, ये पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से बता दीजिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर कौन होता है? बिल्कुल फास्ट। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? शाबाश बच्चों, कौन होता है? ये भारत के महान्यायवादी होते हैं, यानी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये भारत के महान्यायवादी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्र जो है इसका प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी? यानी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? जल्दी से आंसर कीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? यानी बच्चों यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन चलाता है? जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने हैं? केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेश कितने हैं बताइए? वर्तमान समय में संघ राज्य की संख्या कितनी है? कितने केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों? 8 हैं, है ना। कितने यूनियन टेरिटरीज है? 8 है। तो यही पूछा है कि उन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, यही जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? जल्दी से बता दीजिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आप सभी बच्चे जानते भी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? जल्दी से जवाब दीजिएगा, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए, देन आप लोग का आंसर सही है। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे यही पूछूं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ पे भारतीय हटा दूं, तब क्या आंसर कीजिएगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर चेक करूंगा। क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगर भारतीय कहता है तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी का नाम आ जाएगा। अगर पूछता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल? जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, देन आप लोग का आंसर सही है ना। अगर मैं प्रश्न ऐसे पूछ दूं कि भाई स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे, क्या आंसर कीजिएगा? स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? तब आंसर क्या हो जाएगा? तब लाल बहादुर शास्त्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। जल्दी से बता दीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बताया था कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो बच्चों मैंने बताया था लोकसभा में 2 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं यानी नॉमिनेट किए जाते हैं, और राज्यसभा के कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, तो ये 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। तो आप ही बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 12 किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। वीवीआई क्वेश्चन रहेगा ये। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच जो अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए, 3 माह, 5 माह, 6 माह या कोई निश्चित सीमा नहीं। तो यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोग का आंसर सही है। वेरी गुड। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच जो अधिकतम समय का अंतराल होना चाहिए वो 6 महीने का होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आ जाता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, प्रमुख होता है, वो कौन होता है। तो शाबाश स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी यदि आपका आंसर है देन सही है। तो आपको याद रखना है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ये राज्यपाल होते कौन है, तो ये राज्य के प्रमुख होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं। जिस तरह से बच्चों देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य के प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, है ना। तो वर्तमान समय में बता दीजिए जल्दी से, बिहार के राज्यपाल कौन है। बिल्कुल फास्ट, वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है बच्चों, तो ये हैं फागू चौहान। याद रखिएगा बच्चों, पूछा जा सकता है ना। तो फागू चौहान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। बच्चों यहाँ पे पूछा है विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल फास्ट। तो जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों, 500, 525, 552, 475। तो वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोग का आंसर सही है। तो विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। ठीक है, हाँ जी। अगर मैं बात करूं न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, बता दीजिए, विधानसभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, जल्दी से बताइए। अधिकतम तो इतनी हो जाएगी 500, लेकिन यही मैं अगर आपसे पूछूं विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है बच्चों, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, जल्दी जल्दी। हाँ जी, तो ये कितनी हो सकती है, 60 जो है न्यूनतम संख्या हो सकती है, 60 से कम नहीं हो सकती, है ना। तो विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कम से कम 60 हो सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। जल्दी से बता दीजिए, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। बताइए, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 या 7। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, देन आप लोग का आंसर सही है। तो याद रखना है, वर्तमान समय में विधान परिषद भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों में स्थित है। कहाँ कहाँ, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद बच्चों जम्मू कश्मीर, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना। फिर से मैं बता देता हूँ, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश और इसके बाद तेलंगाना, यानी इन भारत के कुल 7 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट ऐसी वीडियोस बनाने में।
तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यदि सबसे पहले कहना चाहूँगा, यदि क्लास अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो एक लाइक जरूर दे दीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है आप लोग एक लाइक दे देते हैं। और इतना सपोर्ट और इतना प्यार बनाए रखने के लिए इस चैनल पे तहे दिल से धन्यवाद। देखिए बच्चों, पहले 10 से 15 ही क्वेश्चन मैं करवाता था, बट आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने को मिला। काफ़ी बच्चे सपोर्ट करते हैं, दिल से आप सभी बच्चों को धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसके बाद देखिए, अभी तो 50 क्वेश्चन है, समय आने पे 100 100 150 150 200 तक क्वेश्चन को भी मैं करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के परिषद में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? जल्दी से बता दीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, जल्दी से, हाँ बिल्कुल फास्ट, जल्दी बता दीजिए स्टूडेंट। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन अनिवार्य है? तो बच्चों कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो वर्ष में कम से कम, विधानसभा में वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने ईयर्स का होता है? जल्दी से फास्ट, जल्दी से बता दीजिए, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और यदि मैं यही पूछूं आपसे विधान परिषद, तब क्या आंसर करेंगे? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? तो ये होता है 6 ईयर्स का, 6 साल का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो जल्दी से बताइएगा, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो जी हाँ दोस्तों, यूपी में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये भी याद रख सकते हैं, 403 है। अब बात करेंगे बच्चों बिहार के बारे में। तो बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटों की संख्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या या कुल सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 243 है, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 394? तो बच्चों देखिए, जम्मू एंड कश्मीर राज्य को पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। बट अब इस चीज को खत्म कर दिया गया है, यानी 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया है बच्चों? समाप्त कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यानी जो भारत के CAG हैं, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल। देखिए ध्यान से समझिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? CAG कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। और पूरा नाम क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या योजना आयोग? तो जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। हाँ जी, किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी जैसे पूछता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, या फिर महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सब कौन करते हैं? देश के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी, बात आई है योजना आयोग की। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? जल्दी से मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई और इसका अध्यक्ष कौन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास शानदार लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को लाइक जरूर दे दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।